धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 13 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी एक अपील है। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट से एक खबर हमारे पास आ रही है। एक पिटीशन वहां पे दाखिल की गई है जिसे हम पीआईएल कह सकते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, जिसमें मांग की गई है जो आवारा पशु हैं। अब बताइए, आवारा पशु कह रहे हैं, गाय माता सड़क पे घूम रही है, अगर हम आवारा पशु कह देंगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। खैर, आवारा पशु जो हैं उनको खान पान को लेकर उचित व्यवस्था करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को, यानी कि दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जिस पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस जो दूसरे हैं तलवंत सिंह की बेंच ने केंद्र को और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही भारतीय पशुपालन कल्याण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि पशुओं के कल्याण के लिए काम करना। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। ये सबसे दिलचस्प लाइन है साहब। 3 महीने बाद सुनवाई करोगे जी, अप्रैल चल रहा है, जून में सुनवाई करोगे तो 2 महीने जो पशु हैं वो क्या भूखे मर जाएंगे? अरे 24 घंटे बाद सुनवाई करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के दौरान पशुओं की जो हालत है, दुर्दशा है, जैसी जैसी खबरें जगह जगह से आ रही हैं, कहीं गाय भैंस मर जा रहे हैं भूख प्यास से, और कहीं कुत्ते बिल्ली मर जा रहे हैं भूख प्यास से, और कहीं बंदर मर जा रहे हैं भूख प्यास से। लेकिन सुनवाई की तारीख कब रखी गई है साहब? 10 जून। कमाल है ना जी। कोर्ट के विवेक पे, या यूं कहें जज के विवेक पे सवाल कोई खड़ा नहीं कर सकता। अवमानना का हकदार हो जाएगा आदमी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किस पॉलिसी के तहत जारी किया गया है पूरा वेतन देने का आदेश? आपको बता दें, देश में जब लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद सारा काम धंधा बंद हो गया। फिर एक ऑर्डर जारी किया गृह मंत्रालय ने, कहा कि जितनी भी निजी कंपनियां हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देगी। अब वो कंपनियां धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, तो अब इस मामले पर सुनवाई भी शुरू होगी। मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ कि बॉम्बे की टेक्सटाइल कंपनियाँ पहुँची थी और लुधियाना की बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट कंपनियाँ पहुँची थी, जो हैं उन्होंने मांग की थी कि साहब ये पूछा जाए सरकार से कि हम आखिर पूरा वेतन दें तो कैसे दें। तो अब कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि अच्छा आइए यहाँ बताइए, और आपके गृह मंत्रालय ने जो ये आदेश जारी किया था वो आखिर किस पॉलिसी के तहत किया था, वो आखिर रिटर्न में हमें बताइए। ये नहीं है कि टीवी के सामने बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और लोगों को खुश करने के लिए नियम जारी कर दिया। अब इस पर सरकार क्या जवाब देगी और उसके बाद कोर्ट में किस मुद्दे पर क्या बहस होगी और क्या जजमेंट निकल के आएगा, उस पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बता दें आपको, 2 तरीके के मजदूर माने जाते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं, और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। सरकार बस 5 किलो गेहूँ और चावल और दाल बांटने की बात कर रही है, वो भी नहीं मिल पा रहा है उनको। लेकिन इनको पूरी तनख्वाह यानी कि पूरी सैलरी देने की बात की थी। लेकिन अब कोर्ट ने पूछा है भाई किस पॉलिसी के तहत की है ये, वो तो बताओ आके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को देनी पड़ी सफाई। कैसे कैसे सफाई देनी पड़ी है, क्या सवाल उठाए, बता देते हैं आपको। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि लगता है सरकार की लाइन पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि सरकार का जो मत है उससे कोर्ट को हर बार पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, सहमत नहीं होना चाहिए। इस तरह की टिक्का टिप्पणी जब उन्होंने कही, और मजदूरों वाले मामले पे जो सुनवाई में ढिलाई बरती जा रही है और सरकार उसमें आके जो जवाब दे रही है, उससे मजदूरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जब आपको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप हमारी बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहे, तो फिर हम आपकी बात क्यों सुने, यानी कि आपके मामले की सुनवाई क्यों करें। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। इसी तरीके से बीच में जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा कि कार्यपालिका ही कोरोना महामारी से सही तरीके से निपट सकती है, यानी कि न्यायपालिका नहीं निपट सकती, ना ही विधायिका निपट सकती है, कार्यपालिका यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ही निपट सकता है। अब बताइए, हर चीज़ से एडमिनिस्ट्रेशन ही तो निपटता है। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है जा भैया, दिल्ली की सड़क पे बालू नहीं चलेगा,
ट्रक रोकने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? पुलिस की, प्रशासन की, यानी कि कार्यपालिका की हो जाती है। कोई वहाँ न्यायपालिका थोड़ी रोकने जाती है, या विधायिका यानी कि संसद भवन में और विधानसभा में बैठे लोग थोड़ी डंडा लेके जाते हैं, विधायक या सांसद। कार्यपालिका हर जगह काम, हर बार काम करती है। तो ये टिप्पणी करना कि कार्यपालिका ही रोकने में सक्षम है, तो आपसे ये उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं ना कोई कि न्यायपालिका रोकने में सक्षम है कि नहीं है, लेकिन न्यायपालिका सुपरविजन तो करेगी ना। सरकार के कामकाज का जो लेखा जोखा है उसकी परख कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। संवैधानिक अधिकार उसको मिला है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसको मिला है, संविधान का एक प्रहरी है सुप्रीम कोर्ट या पूरा कोर्ट सिस्टम। लेकिन अगर वो ये कह दे कि कार्यपालिका ही इस पूरे मामले से निपटने में सक्षम है, तो यहाँ सवाल तो खड़ा होना लाजमी है जी। और उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाना कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार की लाइन पर चल रहा है, ये आरोप लगाना गलत है। और ये भी कहना गलत है कि बहुत सारी PIL हैं जो उन पर कोर्ट सही से सुनवाई नहीं कर रहा है। जो मामले आ रहे हैं उसमें उसी तरीके से सुनवाई की जा रही है। सरकार को नोटिस भी भेजा जाता है, उससे पूछा भी जाता है। तो इसी वाले मामले में सरकार को नोटिस भेजा गया और पूछा गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके घरों तक भेजने के लिए क्या आपके पास कोई योजना है? क्या आपने पाइपलाइन में कोई योजना तैयार करके रख रखी है? पाइपलाइन में समझ गए होंगे ना, मोदी सरकार है, कभी भी कुछ भी चीज़ ले आती है तो पेंडिंग में रखे रखती है बहुत सारी चीज़ों को। क्या आज उठेंगे महाराज और नोटबंदी कर देंगे? आज उठेंगे महाराज रात को GST लागू कर देंगे? आज उठेंगे महाराज और कहेंगे कि 4 घंटे बाद लॉकडाउन लागू, चाहे किसी के घर में दाल आटा हो कि ना हो? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को फौरन लागू करने पर विचार करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ी टिप्पणी की है जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो दूसरे राज्यों से आके दूसरे राज्यों में फंसे हुए, ना उनके पास राशन कार्ड है ना उनके पास कोई और चीज़ है, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास सिर्फ राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्यों ना वन नेशन वन राशन कार्ड वाली पॉलिसी को फ़ौरन लागू किया जाए। अब मान लीजिए बिहार का मजदूर है, दिल्ली में रह रहा है, तो उसका राशन कार्ड वहाँ भी वैलिड है, यहाँ भी वैलिड है, उसके हिस्से का राशन उसको यहाँ दे दिया जाए। जब आधार कार्ड पूरे देश में एक लागू हो सकता है, पैन कार्ड पूरे देश में एक लागू हो सकता है, बैंक खाता पूरे देश में एक लागू हो सकता है, तो राशन कार्ड पूरे देश में एक लागू क्यों नहीं हो सकता? बताया जा रहा है, सरकारी वकील ने जवाब दिया कि साहब हम इस योजना पे काम कर रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक पूर्वोत्तर समेत 12 राज्यों में हम लोग इसको लागू कर चुके हैं। जनवरी तक हमारा प्लान है पूरे देश में इसको लागू करना। कोर्ट ने कहा कि भैया लॉकडाउन के कारण हालात जिस तरीके के पैदा हो गए हैं, इसमें आपको जून तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको इसको फौरी तौर पे लागू कर देना चाहिए कि वन नेशन और वन राशन। आपको बता दें मोदी सरकार तो इस तरीके के जुमलों में माहिर है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, हर चीज़ में यही करती है वो। एक ही पार्टी पूरे देश पे राज करेगी, एक ही रंग का झंडा जो है पूरे देश में दिखाई देगा और पार्टी के झंडे खत्म कर दिए जाएंगे। तो कम से कम उसे तो इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कुछ आदेश दिए हैं। कहा है कि राशन वितरण प्रणाली का जो है वो और बेहतर करे, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के DN पटेल और उनके साथ C हरिशंकर की जो बेंच है उसने सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को यह आदेश जारी किया है। नई सोच नाम का एक संगठन है, NGO है, उसने ये पिटीशन दाखिल की थी और कहा था कि मज़दूरों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार जो है बड़े दावे कर रही है। और उसने एक बात बड़ी दिलचस्प कही थी, उसे आपको नोट करना चाहिए। उसने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड को ही सब कुछ मान लो ना जी, राशन कार्ड का झगड़ा ही खत्म करो। जिसके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, उसको भी राशन दो। चलो भाई, जिनके पास नहीं है उनकी तो एक अलग मजबूरी है, लेकिन जिनके पास आधार राशन कार्ड है, आधार पहचान पत्र है, उनको राशन दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जजों को धमकाने और दबाव बनाने वाले वकीलों समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। बताया गया है कि नागरिकों को फैसले की आलोचना करने का हक है। सुन लीजिएगा, आपके मतलब की चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप भी बहुत सवाल खड़े कर देते हैं। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के नागरिकों को, यानी कि भारत के लोगों को फैसले की आलोचना करने का हक है, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उस फैसले को लेकर जजों के इरादों, गुणों और उनसे जो है प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करे, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे ही मामले में बताया जा रहा है कि 2 वकीलों समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की है। उन्होंने 2 जज साहिबान की नीयत पे सवाल उठाए थे, उन पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने फैसला सुनाया है और साफ कहा है कि इस तरीके से
वर्तमान जो जज हैं वो अगर सुनवाई कर रहे हैं, उनकी नीयत पे ऐसे सवाल उठाना, तो ये उनको धमकाने और दबाव बनाने जैसा माना जाएगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो वकील ही क्यों ना हो। और उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई गई है। जो भी होती होगी, इतनी ही अपडेट है, तो हम भी आपके सामने इतना ही रख रहे हैं। भोपू मीडिया वाले पत्रकार तो है नहीं कि सूत्रों के हवाले से 4 लाइन इसमें जोड़ दें अपने पास से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फ्लाइट रद्द होने पर पूरा पैसा वापस ना करना मनमाना रवैया है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था साहब लॉकडाउन हो गया और उसके दौरान जो हम लोगों ने टिकट बुक करा रखे थे अपने जाने के लिए कहीं, अब उनका ये पैसा पूरा नहीं दे रहे हैं, इसका पैसा काट रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हालात में जब देश ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे हालात में भी अगर एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके से कर रही हैं, यानी कि वो धंधा कमाने के चक्कर में लग रही हैं, बिजनेस की सोच रही हैं, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसको भेज दिया है एक नोटिस, और दूसरा नोटिस भेजा है डीजीसीए का, जो पूरा विनियामक बना हुआ है एयरलाइंस पर नज़र रखने के लिए। और उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर ये इन हालात में भी धंधा करने की क्यों सोच रहे हैं, लोगों का पैसा क्यों काट रहे हैं, उनका पैसा क्यों वापस नहीं दे रहे हैं और टाइम से क्यों नहीं दे रहे हैं। जस्टिस एन बी रमन्ना की बेंच थी, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इस पे देखेंगे अगली सुनवाई कब होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट से एक खबर हमारे पास है। आपको पता है 2 मामले हैं दिल्ली के, मैं आपके सामने हमेशा जिक्र किया करता हूं। एक को मैं दिल्ली दंगा बताता हूं और दूसरे को मैं बताता हूं जामिया हिंसा। दोनों चीज़ें अलग अलग करके इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर उसको भी जामिया हिंसा कहेंगे और इसको भी दिल्ली हिंसा कहेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। वो अलग मामला था, वो CA के प्रोटेस्ट को लेकर था, और ये जो मामला है ये बाकायदा सुनियोजित एक दंगे की शक्ल में अंजाम दिया गया जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों दुकानों को जला दिया गया, कई धर्मस्थलों को, स्कूलों को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो इस मामले में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ कर रही है, यह आरोप लगाते हुए कि नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। जमीयत उलमा हिंद नाम का संगठन पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, जिस पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जो भी वो गिरफ्तारियां कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए करे। जमीयत ने मांग की थी कि गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि गिरफ्तारियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जमीयत का कहना था कि कोरोना के चलते जब भीड़ जेलों से ख़त्म की जा रही है तो ऐसे जेलों में भीड़ भरना, गिरफ्तारियां कर करके वो ठीक नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया, पर एक चीज़ ज़रूर कही कि ठीक है गिरफ्तारी पे तो रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन जो लोग आरोपी हैं उनको ज़मानत लेने का अधिकार है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी दिलचस्प और अच्छी खबर है। एक डॉक्टर महोदय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि उन्हीं इलाकों में या उन्हीं जगह पे या उन्हीं अस्पतालों में सिर्फ PPE किट नहीं दी जानी चाहिए जहां पे कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। उन इलाकों में भी पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टरों और नर्सों को PPE किट दी जानी चाहिए जहाँ पे कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना का स्वरूप बदल रहा है, कोरोना के लक्षण अब दिखाई नहीं देते हैं, तरह तरह से कोरोना नए नए रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो दूर दराज के इलाकों में या ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोरोना नहीं है, उनकी जान को भी खतरा है। तो इसलिए सरकार को आदेश किया जाए कि उनको भी PPE किट दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश जारी किया है, उसे आप आदेश भी कह सकते हैं, कि डॉक्टर जयर अले जो बैलेट ने पिटीशन दाखिल की है वो काफ़ी अच्छी है और वो अहम है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और अपने PPE किट वाली जो उसकी पॉलिसी है कि कहाँ कहाँ पे दी जाएगी उसमें बदलाव करके उन इलाकों में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहाँ पे कोरोना अभी तक नहीं पहुँचा है। वकीलों को वित्तीय मदद देने के लिए समान राष्ट्रीय योजना बनाई जाए, ये एक मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। एडवोकेट अभिनव रामकृष्णा हैं, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है और उन्होंने जिस चीज़ को आधार बनाया है वो एडवोकेट वेलफेयर एक्ट 2001
उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के तहत सरकार को वकीलों के लिए भी आर्थिक सहायता का पैकेज लाना चाहिए और पूरी एक नीति जो है वो घोषित करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वकीलों के सामने भी भुखमरी के हालात हैं। आखिर उन्हें भी तो रोज़ का करना खाना होता है। हर कोई वकील तो बड़ा वाला वकील नहीं होता, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाते हैं, बड़े बड़े लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, या कुछ और वकील जिनके बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनके घरों में भी तो दिक्कत है, सोचना चाहिए। तो इस पर जो है कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी, उस पर अगली सुनवाई होगी। अगर हमारी नज़र से गुजरेगा तो हम आपसे अवगत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कोई वकील साहिबान है और इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनजीटी में 4 मई से सुनवाई शुरू होने जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लॉकडाउन लागू होने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई का सिलसिला बंद हो गया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो चल रहा था, लेकिन बहुत सारे ट्रिब्यूनल में बंद हो गया था। तो एनजीटी में अब तय किया गया कि 4 मई के बाद, यानी कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 4 मई के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनजीटी में अब सुनवाई शुरू होने जा रही है। बता दें, एनजीटी आपको पर्यावरण से जुड़े हुए पानी, वायु और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए पोल्यूशन के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करता है। ये एक अलग से कोर्ट बना रखी है जो पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों और उनकी सुरक्षा को लेकर सुनवाई करती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जाति किसी शख्स की पहचान का आधार नहीं हो सकती है। ये बहुत अहम टिप्पणी राजस्थान हाई कोर्ट ने की है। मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करके रख लें, या जहाँ से भी आपको मिलती है वहाँ पे आप इसको रख लें। साफ कहा है, न्यायिक प्रक्रिया हो चाहे प्रशासनिक प्रक्रिया हो, न्यायिक सिस्टम हो, भाई कोई ज़मानत लेने आया है या कोई जेल में बंद है, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कुछ और चीज़ है, तो वहाँ पे उसका जो जाति है वो उसका पहचान का आधार नहीं होना चाहिए। उसके माता पिता उसकी पहचान का आधार होना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी टिप्पणी है। जाति बताया जाना संविधान के भी खिलाफ है। ये तो जातीय सिस्टम लागू करना, ये तो संविधान के मूल्यों के भी खिलाफ है, इस तरीके से कहा है। मीडिया रिपोर्ट में कुछ खबरें छपी थी, उसके बाद इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। बताया गया था उसमें कि जुलाई 2018 में जेल में बंद एक बिशन नाम के शख्स को जमानत हाईकोर्ट से मिल गई। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल ने उसको 5 दिन तक नहीं छोड़ा। जेलर इसी चक्कर में लगा रहा कि इसका नाम बिशन है, ये किस जाति का है, क्योंकि जो इसकी जाति कोर्ट में बताई गई है जमानत देते हुए और जो जेल में लिखी हुई है वो दोनों मेल नहीं खा रही है। भाई वहाँ जाति अलग आ रही है, यहाँ जाति अलग आ रही है। अरे भैया, अब्बा का नाम तो मिल रहा होगा, अम्मा का नाम तो मिल रहा होगा, उम्र तो मिल रही होगी, मुकदमे तो अलग अलग होंगे, या सारे बिशन नाम के लोग एक ही मुकदमे में? क्या अकल पे पत्थर पड़ गए हैं इन लोगों की? पता नहीं कैसे कैसे लोगों को भर लिया जाता है। तो इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा है कि क्या जाति को आधार बनाओगे, ठीक है, और उसके बाप और माँ का नाम कोई मायने नहीं रखता है। बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने ये टिप्पणी की है। मैं तो चाहूँगा कि इस मामले पर और आगे चर्चा जानी चाहिए और इससे जुड़े हुए और मामले भी सामने आने चाहिए। 250 गर्भवती नर्सों को सऊदी अरब से भारत लाया जाए। बताइए, इस बात को लेकर जो है पिटीशन करनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने। कितनी शर्मनाक बात है। हम लोग खबर देख रहे हैं, फलाने देश से ये लोगों को बुला लिया गया, फलाने देश से वो लोगों को बुला लिया गया, फलाने देश के लोगों को स्पेशल विमान के जरिए फलाने देश में भेज दिया गया। तो भैया, अगर ये हमारे यहाँ की नर्सें हैं, 250 नर्सें हैं, गर्भवती हैं, इनको लाने में क्या दिक्कत आ रही है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? और वो भी सरकार में जो 1 मिनट में कभी थाली पिटवा रही है, जी ये योद्धाओं के लिए थाली पिटो, कभी दिया जलवा रही है कि योद्धाओं के लिए दिया जलाओ। अजीब अजीब, कभी उन पर फूल बरसवा रही है। अरे फूल बरसाने वाले कभी सफाई कर्मचारी वाला काम करके दिखा देना। नौटंकी क्या कर रहे हैं? फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा के तो उन पर कोरोना फैला दे रहे हैं। पता चला जिस हाथ से फूल फेंका उस हाथ से कोरोना भी उनके ऊपर डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या करें, सब मीडिया दिखा रहा है, तो देखिए आप भी मज़ा लीजिए, और आप भी देख देख के आपके इलाके में जो सफाई कर्मचारी आ रहा है उस पर फूल बरसा लीजिए, उससे बहुत भला हो जाएगा। तो पिटीशन दाखिल की गई है, सरकार को नोटिस जारी किया गया है, सरकार का जवाब आएगा, देखते हैं क्या होगा इस मामले में। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा की बात कर लेते हैं साहब। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोटा का जिक्र हो रहा है। वो वाला रिजर्वेशन वाला कोटा की नहीं बात करता हूँ मैं, राजस्थान के शहर कोटा की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, यहीं से सांसद आते हैं। कोटा सबसे बड़ा हब माना जाता है एजुकेशन का भारत के अंदर। तमाम राज्यों के हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले आदित्यनाथ योगी ने बसें लगवा दी, उत्तर प्रदेश के छात्रों को यहाँ से निकाल दिया, तब से कोटा कोटा चल रहा है।
और बिहार के छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी वापस बुलाओ, जब उत्तर प्रदेश के सीएम ने वापस बुला लिया अपने छात्रों को। लेकिन बिहार के सीएम जो हैं प्रधानमंत्री से हुई बात में कह रहे हैं साहब मैं तो नहीं बुलाऊंगा, आप ऑर्डर करो पहले। यानी कि वो प्रधानमंत्री के सिर मंडना चाहते हैं चीज़ को, वो उस तरीके से चल रहा है, यानी कि गेंद कभी इधर फेंक रहे हैं, कोई उधर फेंक रहा है। अब इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की मांग की गई है। कहा गया है कि जब मुजफ्फरपुर का प्रशासन, भोजपुर का प्रशासन और नवादा का प्रशासन कुछ खास लोगों को अनुमति दे सकता है और कह सकता है कि जाओ भाई अपना फला रिश्तेदार को, अपने फला बच्चे को जो कोटा से ले आओ, और वो लोग लेके आ रहे हैं, तो तमाम पूरे बिहार के जो बच्चे हैं उनको आखिर कोटा से वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। बिहार सरकार को इसमें नोटिस हुआ, बिहार सरकार कोर्ट में पहुंची, उसने कहा हम क्या कर सकते हैं जी, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, उसने लॉकडाउन लागू कर रखा है और ये कहा है कि जो जाए वहीं रहे। तो यहाँ भी उसने उसी तरीके की बात की। तो इसके बाद अब यहाँ ये जो कोर्ट है पटना की, इसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट अजय ठाकुर हैं, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें जो भी अपडेट और होगा उससे भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कल परसों फ़ोन आए कई जगह से, जैसे भोपाल से फ़ोन आए, उन्होंने कहा हम बिहार के स्टूडेंट हैं और यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा हम यूपी के स्टूडेंट हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। जब कोटा वाले स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है तो हमें भी भोपाल से भी बुला लिया जाए। इसी तरीके से जगह जगह मजदूर हैं, वो लाखों की तादाद में फंसे हुए हैं, रोते हुए फ़ोन करते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं उनकी आवाज़ों को, हिचकियाँ बन जाती हैं उनकी। खाने को नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि आखिर सिस्टम तो भैया मालदार लोगों के लिए ही बना हुआ है। जब मालदार गाड़ी में बैठ के चलता है, क्या पुलिस वाला उसको हाथ देता है? नहीं देता है। लेकिन जब कोई पैदल जा रहा हो, साइकिल पे जा रहा हो, तो उससे बात नहीं करता, लठ हो जाता है उस पर, लठ। तो यही है सिस्टम, अंग्रेज़ों के दौर से यही बना हुआ है। ठीक है, देसी कहावत है हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अमीर की जोरू सबकी दादी, यानी कि सबकी दादी बन के रहती है, और गरीब की जोरू सबकी भाभी, यानी कि उससे सब मजाक करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।